गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको लेसन नंबर 32 पर आपसे चर्चा की, जिसका नाम था निषेचन। हम एक बार फिर पुनः दोहरान करने जा रहे हैं, ठीक है। निषेचन क्या है? नर और मादा युग्मकों के पराग केंद्रकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। उभय मिश्रण क्या है? दो युग्मकों के गुणसूत्रों के अंतर्विष्ट होने की क्रिया को क्या कहते हैं? उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी वीर्य सेचन, नर के द्वारा मादा की योनि में या मैथुन की क्रिया के द्वारा मैथुन की क्रिया के दौरान नर द्वारा मादा की योनि में शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है, त्यागा जाता है, उसे वीर्य सेचन कहते हैं। उसके बाद आपसे बात की थी कृत्रिम वीर्य सेचन। नर के शुक्राणु यानी कि कृत्रिम वीर्य सेचन विधि का उपयोग पशुओं की नस्ल सुधारने में किया जाता है, ठीक है। नर के जो शुक्राणु होते हैं, नर पशु के शुक्राणुओं को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, उनका परिरक्षण किया जाता है। परिरक्षण करने के पश्चात आवश्यकता अनुसार मादा की योनि के अंदर क्या है, इनको प्रवेश करा दिया जाता है, जिसे कृत्रिम वीर्य सेचन कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी निषेचन के प्रकार, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में हमने आपको बताया जब युग्मकों का संलयन या युग्मकों का निषेचन जीव के शरीर के बाहर हो या बाह्य वातावरण में हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन मैंने आपको बताया कि ऐसा या जब युग्मकों का निषेचन या युग्मकों का संलयन कहाँ होता है? जीव के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया निषेचन के प्रमुख चरणों पर। निषेचन का प्रथम चरण का नाम बताया था शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। नंबर 2 आपसे बात की थी कि शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। नंबर 3 वलकुट का निर्माण और नंबर 4 हो गया आपका पराग केंद्रकों का संलयन, ठीक है। आज केवल हम जो बात करेंगे दो निषेचन की क्रिया के प्रमुख चरणों पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए लेसन नंबर है हमारा आज का, ये जो चल रहा है वो है 32वां। पाठ का नाम है फर्टिलाइजेशन। और आपको बता दें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ या फेजेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन के प्रमुख पदों पर आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए निषेचन का पहला जो चरण है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवियम, अंडाणु तक पहुंचना। देखिए इस तरीके का आपको हमने डायग्राम पहले भी बताया था। ये मादा जननांग का डायग्राम है, ठीक है। यहां पर आपको हमने बताया था हाँ भाई, देखिए इस प्रकार का डायग्राम आप यहां पर देख रहे हैं। हाँ जी, देखिए जब नर ये मादा की योनि होती है और ये नर का क्या है? शिशन होता है। जब नर और मादा दोनों आपस में मैथुन की क्रिया करते हैं तो मैथुन की क्रिया के दौरान स्टेशन के द्वारा शुक्राणु मादा की योनि में क्या कर दिए जाते हैं? छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है।
जब नर मादा की योनि में शुक्राणु को छोड़ देता है तो उस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? वीर्य सेचन की क्रिया कहते हैं। वीर्य सेचन के पश्चात क्या होता है? जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, नर के द्वारा मादा की योनि में लगभग 400 मिलियन शुक्राणुओं को क्या है? छोड़ा जाता है। 400 मिलियन शुक्राणुओं को क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। और नर के द्वारा माता की योनि में लगभग 3 से 5 ml शुक्राणु क्या है? छोड़े जाते हैं। मात्रा की कितनी छोड़ी जाती है? 3 से 5 ml। और संख्या कितनी होती है? 400 मिलियन शुक्राणुओं को माता की योनि में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये शुक्राणु जो होते हैं वो गर्भाशय नाल में पहुंचते हैं, और गर्भाशय नाल में क्या होती है? अम्लीयता होती है, जिसमें अधिकांश शुक्राणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कुछ शुक्राणु जो होते हैं वो योनि की जो दीवारें होती हैं वहां पर एपिथेलियम के अंदर भक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। वो भक्षी कोशिकाएं इन शुक्राणुओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, खा जाती है, उनको निगल जाती है। इसलिए केवल कुछ ही शुक्राणु जो होते हैं, यानी कि लगभग 100 शुक्राणु इस अंडाणु तक क्या है? पहुंचते हैं। ये अंडाणु होता है, ठीक है। 100 शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंचते हैं। इस दौरान क्या है कि शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्र द्रव में लगभग 1 से लेकर के 4 mm प्रति मिनट की गति से क्या करते हैं? गति करते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्र द्रव में 1 से 4 mm की गति से क्या करते हैं? गति करते हैं। इस दौरान ये क्या है? गर्भाशय और अंडवाहिनी, गर्भाशय और अंडवाहिनी के अंदर क्या होता है? गर्भाशय और अंडवाहिनी के अंदर, गर्भाशय के अंदर संकुचन की क्रिया होती है, और अंडवाहिनी के अंदर कंपानुकुंचन की क्रिया होती है, जिससे शुक्राणु को क्या प्राप्त होती है? गति प्राप्त होती है। और शुक्राणु क्या करते हैं? गति कर करके और कहां पर पहुंचते हैं? अंडवाहिनी जहां पर स्थित होते हैं, यानी कि अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग पर पहुंच जाते हैं, जहां पर क्या पाए जाते हैं? अंडाणु स्थित होता है, ठीक है। तो जहां पर क्या है? अंडाणु के पास क्या है? ये क्या है? पहुंच गए हैं। कौन पहुंच गए हैं? शुक्राणु क्या है? पहुंच गए हैं, ठीक है। अंडाणु के पास जब शुक्राणु पहुंच जाते हैं तो आपको बता दो, अंडाणु जो होता है वो एक विशेष जाति के शुक्राणु को ही क्या करता है? ग्रहण करता है, ठीक है, जिसे योग्यतार्जन या कैपिटिसेशन के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? योग्यतार्जन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर योग्यतार्जन की क्रिया होती है। और निषेचन, अंडाणु के पास जब शुक्राणु पहुंच जाते हैं तो निषेचन की क्रिया जो होती है वो लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। देखिए, निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात, यानी कि यहाँ पर क्या है? शुक्राणु अंडाणु तक क्या है? पहुंच गया है। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है, ये बिंदु पर हमने कल भी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा कर ली। आज जो हम आपसे बात करेंगे वो है हमारा दूसरा बिंदु, अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश। अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश, इस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवियम, ठीक है, कि शुक्राणु का अंडाणु में किस तरीके से प्रवेश होता है, ये हम आपको डायग्राम के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए, आपको हमने अंडे की संरचना बताई थी। ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है। और इस प्रकार की जो संरचना आपको दिखाई गई है ये कहलाएगी जोना पेलुसिडा। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा। पेलुसिडा इसके बाहर की तरफ इस प्रकार की संरचनाएं क्या है? पाई जाती हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की संरचनाएं यहां पर क्या है? पाई जाती है। ये अंडाणु की संरचना होती है। अब हम बात करते हैं, इस वाली संरचना को क्या कहा जाता है? कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। ये सबसे बाह्य स्तर होता है, जिसे कोरोना रेडिएटा के नाम से इसे जाना जाता है। कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और इसकी जंतु ध्रुव की ओर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव होता है। आपको पता है इस तरीके से शुक्राणु हैं वो कहाँ है? अंडाणु को चारों ओर से क्या कर रहे हैं? आप घेर रहे हैं, ठीक है।
तो आपको बता दो, जब अंडाणु जो होते हैं उनके पास शुक्राणु पहुंच जाते हैं, अंडाणु के पास, ये अंडाणु के पास कौन पहुंच गए हैं, शुक्राणु पहुंच गए। अंडाणु के पास जब शुक्राणु पहुंच जाते हैं तो अंडाणु के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ का स्रावन किया जाता है, जिस रासायनिक पदार्थ का नाम होता है फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का क्या किया जाता है, स्रावन किया जाता है। फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्रावन करने के पश्चात अंडाणु की जो बाहरी सतह होती है उस पर शुक्राणु स्नेह स्थलों का निर्माण हो जाता है। शुक्राणु स्नेह स्थलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये शुक्राणु स्नेह स्थल क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो अंडाणु यानी कि अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्रावन किया जाता है। स्रावन करने के पश्चात अंडाणु की जो बाहरी सतह होती है उस पर क्या है, शुक्राणु स्नेह स्थलों का निर्माण हो जाता है। तत्पश्चात जो शुक्राणु होता है उसके अग्रभाग के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का क्या किया जाता है, सीक्रेशन किया जाता है, स्रावन किया जाता है। और ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं या एंजाइम होते हैं, ये क्या काम करते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, अगर भिन्न जाति का शुक्राणु होगा तो ये यहां से शुक्राणु स्नेह स्थलों का निर्माण नहीं होगा। शुक्राणु जो होंगे वो अंडाणु के पास तक नहीं आ पाएंगे। ठीक है, जिससे निषेचन की क्रिया भी संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या है, जाति विशिष्ट के शुक्राणु जो होते हैं वो एक जाति विशिष्ट के अंडाणु को ही निषेचित करता है, जिसे योग्यतार्जन कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की क्या हो गई, क्रिया हो गई। और क्रिया करने के पश्चात यहाँ पर जो पावरफुल शुक्राणु होता है, ठीक है, जो मजबूत शुक्राणु होता है, जो शक्तिशाली शुक्राणु होता है, वो शक्तिशाली शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु के पास में आता है। बाकी जो दुर्बल शुक्राणु होते हैं वो क्या है, कुछ समय पश्चात अंडाणु की सतह से हटकर के मादा की योनि के माध्यम से शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। जैसे ये शुक्राणु क्या है, आपका शक्तिशाली है, तो ये शुक्राणु जो होगा इसका अग्रभाग होगा। इस अग्रभाग के द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है कोरोना भेदन एंजाइम। ये कोरोना भेदन एंजाइम क्या करेगा कि ये कोरोना जो भित्ति होती है, कोरोना रेडिएटा का जो बाह्य स्तर होता है उसको क्या कर देता है, अपघटित कर देता है। और अपघटित करने के पश्चात शुक्राणु कहां पर पहुंच जाते हैं, जोना पेलुसिडा के पास पहुंच जाते हैं। जोना पेलुसिडा की भित्ति को गलाने के लिए, ठीक है, आपको बता दूं, इस एक्रोसोम के द्वारा, शुक्राणु के एक्रोसोम के द्वारा एक्रोसिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। और ये एक्रोसिन हार्मोन क्या काम करता है, जोना पेलुसिडा की भित्ति को क्या कर देता है, गला देता है। जिस मार्ग से शुक्राणु क्या करता है, अंडाणु में प्रवेश करता है, इस मार्ग से शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर रहा है तो इसे क्या कहा जाता है, मैथुन पथ कहा जाता है। कौन सा पथ कहा जाता है, इसे मैथुन पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मैथुन पथ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए शुक्राणु जो होता है वो अब कहां पर आ गया है, यहाँ पर जोना पेलुसिडा के अंदर आ गया है। ठीक है, आपको बता दें ये प्लाज्मा झिल्ली होती है और प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर क्या पाई जाती है, अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। ये क्या पाए जाते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। और अंतर कोशिकीय अवकाशों को यहाँ पर अपघटित करने के लिए, इनको गलाने के लिए, इन्हें नष्ट करने के लिए शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है, ठीक है, जिसको एक्रोसोम कहते हैं, उस एक्रोसोम के आंतरिक भाग से स्पर्मलाइसिन, जिसे हम स्तनधारियों में हाई एल्यूरोनिडेज और कैटेफिन नामक एंजाइम क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर स्थित जो अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं उनको क्या कर देते हैं, गला देते हैं। ठीक है, और गलाने के पश्चात ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, उस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की तरफ क्या बन जाती है, यहाँ पर क्या होता है, ये भित्ति का निर्माण हो जाता है। और इसके पश्चात प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, स्पर्मलाइसिन के द्वारा गला दी जाती है और शुक्राणु जो होते हैं वो अंडे के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से अंडाणु के अंदर शुक्राणु का क्या होता है, प्रवेश होता है। अंडाणु में शुक्राणु का क्या होता है, प्रवेश होता है।
ठीक है। अंडाणु का शुक्राणु में प्रवेश मैंने बता दिया कि अंडाणु की भित्ति के द्वारा रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजिंग। ये फर्टिलाइजिंग का जैसे ही श्रावण होता है तो अंडाणु की जो भित्ति होती है उस पर क्या है, शुक्राणु स्नेह स्थलों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और तत्पश्चात शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन, एंटी फर्टिलाइजिंग का श्रावण किया जाता है। एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग ये दोनों क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। अंतर क्रिया करने के पश्चात शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु के शुक्राणु स्नेह स्थलों पर आ जाते हैं। आने के पश्चात शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, उस एक्रोसोम के द्वारा कोरोना विजन एंजाइम का श्रावण किया जाता है जो कोरोना रेडिएटा को गला देता है। ठीक है। तत्पश्चात कोरोना रेडिएटा के बाद ये क्या है, जोना प्लूसिडा के स्तर को गलाने के लिए एक्रोसोम के द्वारा एक्रोसिन हार्मोन का श्रावण, एक्रोसिन एंजाइम का श्रावण किया जाता है जो जोना प्लूसिडा की भित्ति को क्या कर देता है, गला देता है। तत्पश्चात क्या है कि प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर अंतरकोश के अवकाश होते हैं, उनको अपघटित करने के लिए स्पर्म लाइसिन, जिसे स्तनधारियों में हाई एलोनिडेज के नाम से जानते हैं, वह क्या है, एंजाइम स्रावित होता है जो क्या काम करता है, इस अंतरकोश के अवकाश को क्या कर देता है, गला देता है। ठीक है। और तत्पश्चात शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। मैंने बताया जिस मार्ग से शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है उस मार्ग को कौन सा मार्ग कहा जाता है, मैथुन पथ या कॉपुलेशन पथ के नाम से उसे जाना जाता है। तीसरा जो बिंदु है उस पर हम बात कर रहे हैं वलकुट का निर्माण। ठीक है। वलकुट का निर्माण, कॉर्टेक्स फॉर्मेशन। ठीक है। कॉर्टेक्स फॉर्मेशन क्यों होता है, वलकुट का निर्माण क्यों होता है, देखिए भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे ही शुक्राणु किसमें प्रवेश कर जाता है, अंडाणु के अंदर क्या है, प्रवेश कर जाता है, जिससे अंडाणु क्या करता है, अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश करने के पश्चात, ठीक है, अंडाणु जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, एक विशेष प्रकार की झिल्ली का यहां पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक विशेष प्रकार की यहां पर देखिए झिल्लियों का यहां पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिस झिल्ली को वलकुट कहा जाता है। ठीक है। तो यहां पर एक झिल्ली नुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है, वलकुट कहा जाता है। तो ये झिल्ली नुमा संरचना का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि इस अंडाणु के अंदर कोई अन्य दूसरा शुक्राणु प्रवेश नहीं करता है। अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश करने के पश्चात अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए, ठीक है, अंडाणु की झिल्ली का जो मैथुन पथ होता है वहां पर क्या बन जाती है, एक झिल्ली नुमा संरचना बन जाती है जिसे वलकुट कहा जाता है। इसलिए यहां पर वलकुट का निर्माण होता है। वलकुट का निर्माण इसलिए होता है ताकि शुक्राणु जो होता है, अंडाणु में जब शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो अन्य शुक्राणु प्रवेश करने के बाद अन्य शुक्राणु यानी कि अंडाणु में प्रवेश न करे, उसको रोकने के लिए वलकुट का निर्माण अंडाणु के चारों ओर होता है। क्लियर बात है। तो यहां पर वलकुट का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। इस दौरान इसके अंदर क्या होता है, अंडाणु के अंदर उपापचयी क्रियाएं क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है और निम्न उपापचयी क्रियाएं यहां पर होती है। सबसे पहले शुक्राणु जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करता है तो यहाँ पर एक निषेचन शंकु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा कि वलकुट के निर्माण की क्रिया के दौरान पहला कार्य कौन सा होता है, निषेचन शंकु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। निषेचन शंकु का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। नंबर 2, यहाँ पर जो विटेलाइन झिल्ली होती है, ठीक है, कौन सी झिल्ली होती है, यहाँ पर अंदर की तरफ जो मैंने आपको बताई थी ये विटेलाइन झिल्ली होती है, ये बढ़ करके निषेचन कला में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बता दिया विटेलाइन जो झिल्ली होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, निषेचन कला के अंदर, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, निषेचन कला के अंदर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तीसरा बिंदु मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहाँ पर तीसरा कार्य क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कोशिका द्रव के अंदर क्या होती है, गति होती है। अंडाणु के कोशिका द्रव में क्या होती है, गति होती है, मूवमेंट होता है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवियम।
कोशिका द्रव के अंदर क्या होती है, कोशिका द्रव के अंदर क्या होती है, गति होती है। किसके कोशिका द्रव में, अंडाणु के कोशिका द्रव में क्या होती है, गति होती है। चौथा क्या है कि ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, इस प्लाज्मा झिल्ली की जो पारगम्यता होती है, परमेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पारगम्यता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दूं, इस अंडाणु के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कौन सी क्रिया बढ़ जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और सबसे अंत में या हम कह सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और सबसे अंत में कौन सा बिंदु होगा वो मैं आपको बता दूं। सबसे अंत में जो यहाँ पर घटना होगी वो क्या होगा, इस निषेचित अंडे के अंदर क्या है, समसूत्र विभाजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो माइटोसिस डिवीजन विल बी स्टार्ट, माइटोसिस डिवीजन विल बी स्टार्ट, समसूत्र विभाजन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो आपने यहां पर देखा कि वलकुट के निर्माण की क्रिया के पश्चात जो निषेचित अंडा होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती है, जिसमें सबसे पहले निषेचन शंकु का निर्माण होता है। उसके पश्चात विटेलाइन जो झिल्ली होती है वो बढ़ करके निषेचन कला का निर्माण करती है, या निषेचन कला में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा मैंने आपको बता दिया, कोशिका द्रव में क्या होती है, गति होती है। नंबर 4, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पारगम्यता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 5, अंडाणु के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। नंबर 6, माइटोसिस डिवीजन की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। ये वलकुट के निर्माण के पश्चात उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं अंडाणु के अंदर प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, हमने बात कर लिया। और सबसे अंतिम जो बिंदु है उसको हम बोलेंगे प्राक केंद्रकों का, प्राक केंद्रकों का संलयन, प्राक केंद्रकों का संलयन। देखिए आज का ये अंतिम बिंदु है निषेचन के, हमने आपको 4 चरण बता रहे हैं जिसमें अंतिम बिंदु पर बात कर रहे हैं। देखिए ये प्राक केंद्रकों का संलयन पर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर निषेचन की क्रिया जो होती है, प्राक केंद्रकों का जो संलयन होता है वो एक उद्दीपन की तरह होता है। यहाँ पर अंडाणु जो होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है उसी दौरान ये अंडाणु जो होता है यानी कि द्वितीयक ओसाइट होता है, ये द्वितीयक ओसाइट के अंदर परिपक्वन की क्रिया होती है, और इस द्वितीयक ओसाइट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। निषेचन की क्रिया के दौरान ही इस निषेचन की क्रिया हो रही है, यानी कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर रहा है, इसी दौरान ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक ओसाइट होता है। इस द्वितीयक ओसाइट में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये द्वितीयक ओसाइट किसमें बदल जाता है, अंडाणु में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान क्या है, शुक्राणु जिस मार्ग से, जिस पथ से, जिस मैथुन पथ से अंडाणु में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद ये 180 डिग्री के कोण से क्या हो जाता है, घूम जाता है। इस तरीके से 180 के डिग्री कोण से क्या है, ये घूम जाता है। 180 डिग्री के कोण से घूमने पर क्या होता है, यहाँ पर ये विभाजन अक्ष का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसी विभाजन अक्ष पर आप देखेंगे यहाँ पर तारक केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और आपको बता दूं शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्या होता है, शीर्ष भाग में क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक जो होते हैं ये किस ओर आ जाते हैं, सॉरी तारककाय होते हैं। तो तारककाय और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जैसे ही शुक्राणु 180 डिग्री के कोण से घूमता है तो ये क्या है, शुक्राणु के आगे की ओर आ जाता है। किस ओर आ जाता है, शुक्राणु के अग्र भाग में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन आ जाता है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया और तारककाय आ जाते हैं। तारककाय तो क्या काम करते हैं, तारक केंद्रों का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर कोशिका विभाजन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इस दौरान क्या है कि यहाँ पर विभाजन अक्ष पर क्या होता है कि यानी कि शुक्राणु का जो केंद्रक होगा
वो अंडाणु के केंद्रक से, ये शुक्राणु का केंद्रक है, ये अंडाणु का केंद्रक है, ये दोनों केंद्रक आपस में क्या होते हैं, संलयित हो जाते हैं। और संलयित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राक केंद्रकों का संलयन कहते हैं। इस तरीके से प्राक केंद्रकों का क्या होता है, संलयन होता है। अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रक आपस में क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के प्राक केंद्रकों का क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है। ठीक है, तो यह आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर निषेचन की क्रिया क्या है, पूर्ण हुई है। तो निषेचन की क्रिया के 4 पद होते हैं, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश, वलकुट का निर्माण और प्राक केंद्रकों का संलयन। ठीक है, देखिए इस पाठ का एक टॉपिक बचा है शेष, और वो है निषेचन का महत्व। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का अंतिम बिंदु को भी हम आपको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।